हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के हमरा मैं हूं एजाज सैयद प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज हम 3-4 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सदर की दावत पर उनसे मिलने नहीं गए, क्या पस मंज़र है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे नादरा एक अहम तरीन इदारा है, पाकिस्तान के तमाम जो शनाख्ती कार्ड्स हैं उनका डाटा इनके पास है। इलेक्शन होता है तो उसका इलेक्ट्रल लिस्टें जो इंतखाबी लिस्टें हैं वो भी बनाते हैं, उसका सरबराह तैनात नहीं हुआ तो उसके बारे में क्या होने जा रहा है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कराची में और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उससे मुंसलिक अफराद की सूरत हाल, वहाँ पर क्या हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है। और चौथे नंबर पर एक मुख्तसर सी बात करेंगे IBA के हवाले से जो कि कराची में है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, आज आपने एक ख़बर दी है कि आपने बताया कि द न्यूज़ में कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, वो सदर ने जो उन्हें ख़त लिखा हुआ था मुलाकात का आज, तो वो नहीं जाएंगे, तो वो नहीं गए। तो आपको बताएं, आपको किस खलाई मखलूक ने ये बताया था कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब नहीं जाएंगे? शाही बस ये है कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरी बात मान ली है किन्होंने कि उन्होंने मेरी खबर पढ़ी है और उन्होंने कहा कि यार उमर चीमा ने लिख दिया है, अच्छा तो मैं नहीं जाता। अच्छा, यानी कि आपकी खबरें पढ़ के राय साहब जो है ना ऑर्डर करते हैं। ये चीमा साहब आप तो मुझे पता लग गया। अच्छा एजाज, बात ये है कि यानी कि एक रियलिस्टिक एनालिसिस है, गो कि हर आदमी जो है उसका एक अपना अपना रियलिस्टिक एनालिसिस है। जो मैंने अपनी ख़बर में भी आज उसका जिक्र किया हुआ था कि जिसको ये बुनियाद बना सकते हैं कि हमने नहीं आना, या यानी कि आपके साथ मुशावरत जो है उसका फ़ायदा नहीं है, मिलने में मसला नहीं है लेकिन इसका मुशावरत का फ़ायदा नहीं है, यानी कि इसमें कोई ऐसी कोई प्रोडक्टिव नहीं होनी। तो इनफैक्ट बात यह है कि आपको याद होगा कि जब असम्बली, पंजाब असम्बली और KP असम्बली डिज़ाल्व हो गई, तो उसके बाद से काफ़ी इशू रहा कि जी इलेक्शन नहीं करा रहे। फिर वो जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी कि चीफ इलेक्शन कमीशनर को जी गवर्नर से जाके मशवरा करें। वो उधर जाके मशवरा किया, गवर्नर साहब ने उन्होंने कहा जी कि जवाब देंगे, फिर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और जो KP वाले हैं वो भी अपनी जगह पे बैठे रहे। और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी बड़ी सरगर्म थी कि इलेक्शन कराएं, ये एक आइनी जिम्मेदारी है। अच्छा, उस दौरान जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी असेसमेंट की तो वो ये थी कि उन्हें जो पुलिस ने आके, पंजाब पुलिस ने या KP पुलिस ने, उन्होंने बताया जी कि हम कोई ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। ये जो भी उन्होंने जवाब एक अपना दिया डॉक्यूमेंटेड किस्म का कि ये इश्यूज़ हैं, तो हम आपके लिए कोई अपने ट्रूप्स जो हैं, यानी कि अपनी जो एक फ़ोर्स है उसको स्पेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन के दौरान उनको कोई ज़रूरत है। और फ़ौज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फ़ौज वालों ने कहा जी हम भी अपने अपने ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। तो इन्होंने जब उनके साथ कोई डिस्कशन की तो इन्हें लगा कि एक तो उनका पॉइंट जो है वो प्लाजिबल लगा कि ये जो अपनी इन्होंने ब्रीफिंग दी है, ये जिन इशूज़ की बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये था जी कि इनका ख्याल था कि कुछ 6 से 8 माह तक ये मसला हो जाएगा। लेकिन उस दौरान जो है मामला सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, इलेक्शन कराओ। अच्छा, अब होता ये है एजाज़ के आइन को ना हर बंदा अपनी अपनी मर्ज़ी से और अपनी जो आर्टिकल जो सूट कर रहा होता है ना वो उसको पढ़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पढ़ना शुरू कर दिया जी कि 90 दिन के अंदर जो है ना इलेक्शन कराना जो है ये आइनी तकाज़ा है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि आइन का आर्टिकल ये भी है कि इंडिपेंडेंट, फेयर और फ्री इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अब जो है अगर उसके लिए तमाम इंतजाम चाहिए, आर्टिकल 218, हाँ आर्टिकल 218 जो है, तो अब वो अगर आपके इंतजाम नहीं होते तो फिर आप एक आर्टिकल पे अमल कराते हैं तो दूसरे आर्टिकल पर अमल नहीं हो रहा। खैर एनीवे, उन्होंने कहा जी करा देते हैं। उन्होंने जब शुरू किया आगे जो है उन्होंने कहा जी कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम तो ना फ़ौज वाले आपको फ़ौज प्रोवाइड कर रहे हैं और ना ही हम जो है आपको फ़ंड्स दे रहे हैं। तो मामला फिर उधर ही रुक गया। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की यही अहमियत होगी कि सुप्रीम कोर्ट को भी एम्बेरस होना पड़ा, या यही है ना कि गैर ज़रूरी पंगे ना लें, यानी कि जिधर आपको कोई, आपके पास कोई इशू आ रहा हो या आपको लगे कोई उसकी प्लाजिबिलिटी बनती है तो कोर्ट को भी मेरा है कि उस तरह के मामलात में वैसे चलना चाहिए कि जिसमें आपकी इज़्ज़त भी बरकरार रहे। ये नहीं कि आपने फ़ैसला कर दिया, आप फैसला कर दें कि पाकिस्तान जो है
वो 1 माह के अंदर अंदर चांद पर जाएगा, तो चांद पर तो इस तरह हम नहीं जा पा रहे, ठीक है। तो ये तो नहीं है कि हुक्म जो हुआ जी आप कोई बंदा कहे जी कि 1 माह बाद जो है वो हुक्म दूली होगी है सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा, इस तनाज़र में इलेक्शन कमीशन ने एक ख़त लिखा पार्लियामेंट को, यानी नेशनल असम्बली के स्पीकर को लिखा और चेयरमैन सेनेट को लिखा। उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना, एक तो हमारी, जब आप हमें ज़िम्मेदारी दे रहे हैं कि आपने एक कंड्यूसिव, एक जो ऐसा इन्वायरमेंट भी क्रिएट करना है कि जिसमें इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री हो, तो ऐसी सूरत में आप जो है ये इख्तियार भी हमें देना कि हम ये तय करें कि डेट कौन सी होगी, ठीक है। अच्छा, अगर डेट की बैकग्राउंड में जाए ना, तो एक शुरू में था एक रोपा एक्ट के नाम से, कि जो है पीपल एक्ट कोई इस तरह का था, उसका मुझे पहला आर का याद नहीं आ रहा, तो वो 1976 में था। 1976 में जो लॉ था उसमें इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार था। बाद में जब जनरल ज़िया ने कोई उस लॉ के साथ कोई छेड़छाड़ करके इख्तियार जो है प्रेसिडेंट को दे लिया, यानी कि अपने आप को दे लिया, वो जो है तब से वो प्रेसिडेंट के पास आ रहा था। अच्छा, इसमें आइन का जिक्र होता है बार बार कि जी आइन में जो है ना वो सदर के पास इख्तियार है। अगेन वो बात यही है कि जो है ना, जब आप एक क्लास पे अपने आप को स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, फिर जो उसके रेलिवेंट क्लासेज होती हैं वो भी आपको देखनी होती हैं। तो जिस आर्टिकल का हवाला दिया जा रहा है वो आर्टिकल है 48। अच्छा, 48 का जो क्लास शेक नंबर 1 है, वो कहती है जी कि प्रेसिडेंट जो है वो असम्बली डिज़ॉल्व कर देगा जब प्राइम मिनिस्टर जो है उसको समरी यानी कि वो एडवाइस करेगा, ठीक है। आगे जो क्लास 5 है वो कहती है जी कि इस चीज़ से कता नज़र, कि यानी कि जो क्लास 1 से कता नज़र प्रेसिडेंट जब जो है असम्बली डिज़ॉल्व करता है तो वो फिर अपॉइंट करेगा, आगे डेट भी तय करेगा कि किस डेट को इलेक्शन होंगे। अब जब यानी कि उस पहली क्लास से हटकर जब 5वीं का जिक्र आ रहा है, तो उसको फिर वो पढ़ते हैं आगे आर्टिकल 50, वो जो है वो 58 जो है ना, उसमें बी तो निकाल दी जिसके तहत असम्बलियाँ तोड़ती होती थी, लेकिन 58(1) जो है वो अगेन वो प्राइम मिनिस्टर की समरी के बारे में है, असम्बली डिज़ॉल्व करने के बारे में। और जो 2 है वो इस बारे में है कि अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, कोई किसी को मेजॉरिटी नहीं होती, उस सूरत में प्रेसिडेंट जो है वो खुद ही डिज़ॉल्व कर सकता है। तो वो कहते हैं कि ये जो आर्टिकल 48 की शेक 5 है, इसको आर्टिकल 58 की शेक 2 के साथ मिला के पढ़ा जाए, ठीक है। अच्छा, इस पे इतराज़ है, लेकिन इस बारे में अबहाम है। अब जो है वो लॉ बन गया। लॉ जो है अभी बना, जो मैंने जिक्र किया कि इन्होंने जब पार्लियामेंट को लिखा तो हुकूमत जो है वो भी शायद इंतज़ार कर रही थी, या एनीवे उन्होंने को अपनी चीज़ें भी डालनी थी कि जिसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह वाले मामला आते हैं कि उनको अगर कोई बंदा उसको सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई करती है तो उसको 5 साल तक रखा जाए। नहीं तो आइन को ओवरराइड कर सकता है ये एजाज में ये बात आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब इन्होंने लॉ बना लिया, इन्होंने लॉ ये बनाया कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इलेक्शन की डेट वो तय करेगा। अब ये सवाल आ गया आइन का। आइन में इस बारे में अबहाम है। अबहाम किस सूरत में है कि जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके ख़त्म होती है तो उस सूरत में असम्बली की प्राइम मिनिस्टर एडवाइस भेजता है जी कि असम्बली को डिज़ॉल्व कर दिया जाए और प्रेसिडेंट कर देता है, ठीक है। इसके बारे में आइन खामोश है। लेकिन असम्बली ने तो अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। नहीं, मुद्दत यही है ना, यानी कि वो 3 दिन पहले नहीं, वो नहीं, लेकिन यह है कि जो जिसका जिक्र है ना कि जो आर्टिकल 48(5) है, 48(5) जो है, यानी कि उसमें है कि यानी कि इस चीज़ से कतई नज़र के प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है। यानी कि उससे कतई नज़र का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन कि जिधर किसी को कोई हाउस में मेजॉरिटी हासिल नहीं है, यानी कि कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है कि जिस पे मेजॉरिटी एतमाद करती हो, तो इसका मतलब है कि फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत है। तो प्रेसिडेंट को उस टाइम इंटरवीन करते हुए असम्बली डिज़ॉल्व कर देनी चाहिए, और असम्बली जब डिज़ॉल्व करनी है तो साथ जो है वो डेट भी दे दें कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं, ठीक है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें चूँकि एक मुद्दत पूरी होगी ना, यानी कि आप 2-3 दिन का इशू नहीं है, यानी कि, लेकिन इसमें वो वजह नहीं है कि जिसका जिक्र है कि असम्बली डिज़ॉल्व जो प्रेसिडेंट खुद कर सकता है, वो वाली सूरत हाल नहीं है ना, कि कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी को मेजॉरिटी हासिल नहीं थी। तो अब जो है ना, जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है उसके हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या उस सूरत में भी प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस यानी कि इलेक्शन की डेट तय करेगा। तो जो लॉ होता है ना, लॉ उस टाइम हरकत में आता है कि अगर आइन में उसके बारे में कोई वजाहत मौजूद ना हो, ठीक है।
तो अब यह है कि जो अभी प्रेसिडेंट का लेटर आया है, इलेक्शन कमीशन ने जो इस पे एतराज़ किया है, उस एतराज़ का ये तो नहीं कि उन्होंने ओवरनाइट नहीं किया। मैं आपको जो बता रहा था कि इन्होंने पहले लेटर लिखा, तो इसका मतलब है कि ये मामला पहले से चल रहा था। और उस टाइम भी जो लेटर लिखा था पार्लियामेंट को, उसमें भी इन्होंने बारहा इस पे लिखा है जी कि आइन में इसके बारे में कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, किसी जगह पर यह जिक्र नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस करेगा, यानी कि तारीख तय करेगा। तो ये अबहाम है, तो लिहाजा जो तगड़ा होता है ना वो जो है वो तारीख तय करना शुरू हो जाता है। कभी पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट दरमियान में आ जाती है, कभी कोई आ जाता है। तो आप जो है ये लॉ बना दें कि इस लॉ के तहत, या लॉ में तरमीम कर दें, जो उनका सेक्शन 57 है उसमें तरमीम कर दें कि जिसके तहत ये हमें इख्तियार दे दिया जाए। ठीक है, तो जो आइन में अबहाम मौजूद है उसके बाद जो है वो लॉ जो है उसको वैलिडिटी मिल जाती है। तो उस सूरत में जो है ये इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार आ गया। ठीक है, तो अब ये है कि ये मामला अलबत्ता इधर ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। हो सकता है कि कोई PTI वाले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएँ, जो आगे बंदियाल साहब हैं, यानी कि वो फिर कोई 4 दिन कोई इसी केस को सुने, और ये कन्फ्यूजन जो है बरकरार है। लेकिन एजाज़ ये जो क्राइसिस चला है ना अभी, ये जब से असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं, सूबाई असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं, उससे लेके अभी तक ये पता चला है कि आइन जो है ना वो इस तरह की जो इमरान खान फिनोमेना है इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था। जिन लोगों ने आइन बनाया था उन्हें नहीं आइडिया था कि कोई दरमियान में कोई पहले असम्बलियाँ तोड़ेगा या उसका क्या बनेगा। एक अजीम लीडर भी है। हाँ, तो उससे लेके अभी तक ये जिस तरह अभी ये डेट तय करने का मामला कैसे होगा, तो मेरे ख्याल है कि कुछ आइन में वजाहत तलब चीज़ें हैं जिन पर जो भी नई पार्लियामेंट आएगी उनको इस बारे में कोई उन पे क्लैरिटी फर्दर ले आनी चाहिए, ताकि ये ना आए दिन कोई ना कोई इसी अबहाम की बुनियाद पे कोई क्राइसिस पैदा हो जाए। बड़ा ज़बरदस्त आपने बातें बताई हैं। और चाहिए आप मुझे बार आप जब बातें कर रहे थे ना, यकीन कर लें मुझे नींद आ रही थी। चाहिए आपको नींद आ रही थी, और जब आप ये देख लें कि मैं आपकी बातें सुन लेता हूँ। देखें चीमा साहब, ये आप मुझे भी तो सब्र का अवार्ड मिलना चाहिए। आपको अवार्ड बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आइन के आर्टिकल्स का हवाला जो दे रहे थे, मैं एक बात करूँ कि वो एक इंगेजिंग नहीं था। यानी मैं आप जब गुफ्तगू करते हैं वो बड़ी इंगेजिंग होती है। सही नहीं, उसकी वजह ये है ना कि अभी मामला जो है ना एक टेक्निकल साइड पे आ गया। जी हाँ, जी हाँ। कि यानी कि इस चीज़ पे आ गया कि क्या आइन में इसका जिक्र है या नहीं है। ठीक है, बाकी ये है कि मैं तो आपके एहतराम में, चूंकि आप हर चीज़ पे कहते हैं जी कि एक वाज़े एक बयान दे देते हैं जी कि जो है ना जिस तरह आइन में लिखा हुआ है, तो आज की गुफ्तगू का एक हासिल ये भी है कि आइन में भी अवाम है कि क्या करना है। ठीक है, अच्छा चले चीमा साहब, अगला मेरे ख्याल में मौजू नादरा का है। आपने तो सवाल नहीं पूछा, मैंने कहा यार मैं खुद ही शुरू कर दूं। ठीक है, शायद अब जो है कि मेरे ख्याल के अब ओवर टू यू। चीमा साहब, आपको पता है नादरा कितना इम्पोर्टेंट इदारा है, और नादरा इसलिए भी अहम हो गया है कि इलेक्शन जो होता है पाकिस्तान में, उसका इन्हिसार भी आप ये कहें कि 50-60% काम नादरा करता है। पिछले इलेक्शन 2018 के, उससे पिछले 2013 के, और इवन 2008 के जो इलेक्शंस हुए थे जनवरी के, इन तमाम में नादरा का एक मरकज़ी किरदार था। क्यों? क्योंकि नादरा के पास पूरे मुल्क के शहरियों का शनाख्ती कार्ड डाटा होता है, और शनाख्ती कार्ड डाटा का मतलब है कि उनके पास जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं वो भी वही तैयार करते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा सिस्टम इनका कंप्यूटराइज्ड है। अब आपको पता है कि 13 जून को, अब से 2-3 माह पहले 13 जून 2023 को मलिक साहब थे, तारिक मलिक साहब, वो रिज़ाइन कर गए थे, और उनके ऊपर आपको पता है कि उस वक्त FIA भी इंक्वायरी कर रही थी, NAB भी इंक्वायरी कर रही थी, और वो इंक्वायरियाँ अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक ख़त्म नहीं हुई, अभी तक वो चल रही हैं। ये अलग बात है कि उन इदारों की तरफ से अभी तक कोई सब्सटेंशियल चीज़ अदालत में पेश नहीं की गई, लेकिन वो इंक्वायरियाँ मौजूद हैं। बल्कि मुझे कोई बता रहा था कि NAB ने अपना काम जो है तेज़ किया हुआ है, पता नहीं किस हद तक तेज़ किया हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं ना कि इनोसेंट अनटिल गिल्टी। मीनवाइल उन्होंने रिज़ाइन कर दिया 13 जून को। अब नादरा का जो ऑर्डिनेंस है ना 2000 में जारी हुआ था, उसके मुताबिक 60 डेज़ के अंदर चेयरमैन नादरा की नई तैनाती अमल में लानी है। और 60 डेज़ चीमा साहब पता है कब ख़त्म होते थे? 13 जून को ये शुरू होते हैं, तो 13 अगस्त को 60 डेज़ पूरे हो जाते हैं। जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला थे, इन्होंने एडवर्टाइज़ किया, इश्तिहार दिया कि जी हमें नादरा चेयरमैन के लिए बंदे चाहिए, और इश्तिहार जब दे दिया
जून के महीने में ही, तो 20 गालबन जून को उसकी जो डेडलाइन मुकर्रर थी कि आप अपनी दरख्वास्तें दे दें। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, 6 जुलाई को इन्होंने जो रूल्स है वो तब्दील कर दिए। क्या रूल्स तब्दील किए, यानी कि पहले ऐलान कर दिया कि हमें मार्केट से बंदा चाहिए चेयरमैन नादरा के लिए, ठीक है। और जब तारक मलिक साहब रिज़ाइन किए तो तारक मलिक साहब ने के रिज़ाइन के बाद आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने असद गिलानी साहब जो एक एडिशनल सेक्रेटरी थे गालबन, उनको तैनात किया था ओवरसी करें नादरा के मामलात। और असद गिलानी साहब शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब जाने जाते थे, शहबाज साहब उन्हें पसंद करते थे, और एट द सेम टाइम उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे वो भी उनको पसंद करते थे, सेक्रेटरी इंटीरियर। 2 बंदे पसंद करते थे एक बंदे को, 2 बंदे, यानी एक पुल 2 माली, ठीक है। तो अब चीमा साहब हुआ ये कि इन्होंने असद गिलानी साहब को फेवर करने के लिए 6 जुलाई को एक रूल तब्दील किया। यानी कि वो रूल क्या बनाया इन्होंने कहा कि जो बंदा अगर किसी सरकारी ओहदे पर या किसी जगह पे बैठा हुआ है तो उसे अपने ओहदे से रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि वो किसी अगर पोजीशन पे बैठा हुआ है तो वो उस पोजीशन पे रह के भी ये अप्लाई कर सकता है। तो वो स्पेसिफिकली एक बंदे को फेवर देने के लिए असद गिलानी साहब को फेवर देने के लिए वो लगाया गया। अब असद गिलानी साहब भी ज़ाहिर है सरकारी अफसर हैं, 2 तनख्वाहें जब इजाफी लेंगे, एक तो नादरा चेयरमैन की हैसियत से तनख्वाह लेंगे और एक नादरा की एक सब्सिडरी है वो भी तनख्वाह देती, तो ल्यूक्रेटिव तनख्वाह लेना किसको बुरा लगता है, वो भी ले रहे थे। अब चीमा साहब मामला ये हुआ कि इनके लिए तो रूल तब्दील हो गया, लेकिन बीच में पुश एंड पुल आता रहा कि शायद इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए था कोई बंदा कि वो चेयरमैन नादरा लगाए, फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपना बंदा भी लगाना चाह रही थी। तो करते करते मामला चीमा साहब वो आ गया 9 तारीख को, 9 अगस्त तक पहुंच गया, जो आखिरी दिन था इस हुकूमत का। तो आखिरी दिन इन्होंने जितने भी कैंडिडेट थे उनको बुला लिया कि जी आप इंटरव्यूज़ दें। इंटरव्यूज़ हुए, लेकिन फिर भी चूँकि पुल एंड पुश बहुत ज़्यादा था। शाह जी पुल एंड पुश का बहुत इस्तेमाल कर अब क्या किया जाए, क्या किया जाए चीमा साहब, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है ना। तो नहीं, आपने पहले पुश एंड पुल किया, पुल एंड पुश कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या पसंद है मुझे बताइए। अच्छा नहीं क्या, मुझे यही पसंद है। कहानी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कहानी इंटरेस्टिंग है चीमा साहब। हुआ ये कि आखिरी दिन भी जो शहबाज शरीफ हुकूमत है वो चेयरमैन नादरा तैनात नहीं कर सकी। वाह, आखिरी दिन भी तैनात नहीं कर सकी। हुकूमत ख़त्म हो गई। अब हुकूमत ख़त्म हो गई तो इंटरिम दौर आ गया। अभी तक चीमा साहब नादरा चेयरमैन तैनात नहीं हुआ। अब नए वजीर आ गए हैं, सरफराज बुगटी साहब, और नए सेक्रेटरी आ गए, वो पुराने सेक्रेटरी साहब चले गए। अब जो असद गिलानी साहब हैं उनको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से ट्रांसफ़र करके एविएशन डिवीजन में लगा दिया गया, और अब वो इंटरेस्टेड नहीं रहे नए चेयरमैन बनने के लिए। चेयरमैन नादरा की पोजीशन अभी भी वो संभाले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब वो इंटरेस्टेड नहीं रहे। इसलिए इंटरेस्टेड नहीं रहे क्योंकि ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ है और ना सेक्रेटरी इंटीरियर उनके पसंदीदा है। तो अब मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा जी क्या अभी तक आप इंटरेस्टेड हैं? उन्होंने कहा जी मैं नहीं इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा खास वजह है? कहते जी अब प्रायोरिटीज़ मेरी शिफ्ट हो गई हैं। खैर उनकी राइट है, अगर वो नहीं लगना चाहते तो बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये ऐसी ये जिस तरीके से वो लग रहे थे वो उनका राइट नहीं था, वो उनका राइट नहीं था। ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। अच्छा चीमा साहब, मैं अब आपको ये भी बात बता दूं कि नादरा से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। याद है आपने भी बड़ी इनकी तारीफ की थी और हमने भी अच्छी बातें इनके बारे में सुनी थी कि पब्लिक पॉलिसी में पढ़े हुए हैं और बाहर से भी कोई कोर्स करके आए हुए हैं। लेकिन चीमा साहब, जब तक आप टेक्निकल बंदा किसी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन का हेड नहीं लगाएंगे उस वक्त तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी नहीं। ये इसी तरह याद है चीमा साहब, जब किसी ज़माने में PIA हुआ करती थी, सेक्रेटरी डिफेंस के पास, और सेक्रेटरी डिफेंस एक रिटायर्ड जर्नल आया करते थे, और PIA का अभी भी वही होता है, अभी भी वही। और PIA का हाल उस वक्त वो एविएशन डिवीजन नहीं आई थी ना, तो क्या बना PIA का हाल आज देख लें आपके। लेकिन शायद अभी तो लास्ट टाइम तो उन्होंने एयर मार्शल लगाया हुआ था। नहीं तो एयर मार्शल पैसेंजर प्लेन उड़ाने का माहिर तो नहीं है ना, मार्केटिंग का माहिर तो नहीं है, उसे चीज़ें तो इस तरह नहीं पता ना। वो ठीक है जहाज चलाने का माहिर हो सकता है, चीज़ें रन करने का। फिर ये नादरा का क्या बना? अच्छा अब मामला ये चीमा साहब ये है कि मामला फंसा हुआ है और नई इंटरिम गवर्नमेंट है, और इंटरिम गवर्नमेंट के पास इस बात की पावर नहीं है कि वो लगा सके। प्राइम मिनिस्टर ने लगाना है, इसमें सेक्रेटरी इंटीरियर समरी मूव करेंगे विद द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। अब इलेक्शन कमीशन साहब जो है
चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में समरी जाएगी। तो मेरी किसी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बात हुई, तो मैंने कहा जी ये तो अब आपने मंजूरी देनी है, होगी मंजूरी या नहीं होगी? तो उन्होंने बताया कि जी हम मंजूरी देने के लिए तैयार है, जब भी गवर्नमेंट कहेगी हम मंजूरी दे देंगे। और नया जो चेयरमैन नादरा इसलिए लगना भी ज़रूरी है, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं और वो भी आइन का जो आर्टिकल 218 है उसी का एग्जांपल देते हैं जिसके तहत होना है। तो चीमा साहब अब जो ही ये समरी मूव होगी तो दोबारा जो कंटेंडर्स हैं चेयरमैन नादरा बनने के लिए वो मैदान में आएंगे, और जब ये मामला सिलसिला दोबारा शुरू होगा तो फिर हम इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम रखेंगे कि कौन कौन सा उम्मीदवार है और किसकी क्या क्या बैकग्राउंड है और तजर्बा क्या। शायद वैसे मेरे ख्याल है कि आपको भी जो है ना उन्हें कंसिडर करना चाहिए। मैं टेक्निकल देखिए मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोग जो हैं वो किसी इदारे को हेड करें, ठीक है, आप चला कर दिखाएं, एक एग्जाम्पल बनाएं, उन्हें बताएं कि इस तरह ये इदारे चलाते हैं। नजीमा साहब वो आपने कोशिश की थी, आप वज़ीर आज़म नहीं बन सके, वज़ीर भी नहीं बन सके, तो अब कोशिश यही है, हम वीलाग में करते रहे हैं। अच्छा एजाज, वैसे ये जो आपने असद गिलानी का जिक्र किया है, तो जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने आखिरी दिनों में कोई अपने जो सर्कल में बात करते हुए कहा जी कि अगर मुझे दोबारा चांस मिला तो मैं हर अदारे के जो सरबराह हैं वो प्रोफेशनल लोग लगाऊंगा। प्रोफेशनल से मतलब कि जो उस अदारे को चला सकते हैं, और पेशावर भी होता है। नहीं वही है ना, पेशावर, यानी कि पेशावर का पॉजिटिव मतलब भी होता है। तो अब ये है कि देखें, ये एक एग्जाम्पल है कि वो असद गिलानी को कितना प्रोफेशनल समझते थे कि जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो यही है कि अगर किसी इदारे का प्रोफेशनल सामने बैठा हो तो उधर ये है कि प्रोफेशनल लगाएंगे, अगर कोई नॉन प्रोफेशनल बैठा हो तो उधर कहेंगे जी कि जो भी चला सकता है उसको। चीमा साहब ये भी एक अलमिया है कि ये डीएमजीज वालों को प्रोफेशनल समझते हैं, उनको सेक्रेटरी बनाते हैं। अब वो एविएशन में गए हुए, तो अब एविएशन का क्या हाल बनेगा? ना एविएशन, ना पीआईए का सरबराह प्रोफेशनल है, ना एविएशन चलाने वाले प्रोफेशनल हैं, तो फिर अदारे तो इसी तरह तबाह होते हैं ना। चलें शायद आगे चलें, बस नादरा के लिए काफ़ी हो गई है। चलें। हाँ चीमा साहब, अर्ज़ ये है कि पीपल्स पार्टी का लव अफेयर चल रहा था इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ठीक है, कराची के अंदर, तो वो लव अफेयर लगता है को ख़त्म हो गया या उसमें को रखना आ गया है। उसकी सबूत कैसे मिला चीमा साहब? 2 वाक़यात हुए हैं कराची में, 2 वाक़यात। एक वाक़या चीमा साहब ये हुआ है कि 10 अगस्त को जब सिंध हुकूमत का कमोबेश आखिरी दिन था, तो एजी मजीद साहब, आपको पता है वो फेक अकाउंट केस में भी थे, उनका नाम लिया जाता रहा। एजी मजीद साहब जो कि आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, वो कराची एयरपोर्ट पे गए, और कराची एयरपोर्ट पे इसलिए गए कि उन्होंने परवाज़ लेनी थी, गालबन वो यूएई जा रहे थे, लेकिन एफआईए इमिग्रेशन ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा जी आपका नाम तो टॉप लिस्ट के ऊपर है। इस पर बड़ा शोर मचा कि ये क्या हुआ। तो चीमा साहब पता ये चला कि जो एजी मजीद साहब हैं उनको किसी के कहने पे कि शायद कोई करप्शन का कोई इल्ज़ाम है, ठीक है, अगेन इल्ज़ाम के ऊपर ही डाल देते हैं, लेकिन किसी के कहने पे, किसी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ताकतवर हल्के, उनके कहने पे वहाँ पर नाम रखा गया। जरदारी साहब को पता लगा, फिर जरदारी साहब ने रिपोर्टेडली अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया और फिर एजी मजीद साहब मुल्क से बाहर गए। अच्छा। लेकिन एट द सेम टाइम ये बात भी पता चली है कि कमोबेश 61-62 के करीब जो लोग हैं वो स्टॉप लिस्ट के ऊपर मौजूद हैं एफआईए की। अच्छा। और वो जो 61-62 लोग हैं ना, उनका मौजूद होना, पूरी सिंध असम्बली और पूरी जो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो सारी परेशान हुई बैठी है कि हमारा नाम तो नहीं है, ठीक है, वो नाम पता पुता करवाने के चक्करों में फिर रहे हैं। और एक तो ये वाकया हुआ। दूसरा चीमा साहब एक और वाकया भी हुआ। एक और बड़े पीपल्स पार्टी की क़यादत के बड़े करीब समझे जाते हैं वज़ीर, वो मुकेश चावला है उनका नाम। ये कमोबेश 15 साल से कैबिनेट में, सूबाई कैबिनेट में कमोबेश 15 साल से ये एक्साइज के भी वज़ीर रहे हैं, खुराक के भी वज़ीर हैं। इनके करीबी एक अफसर थे, उनका नाम था अली मगसी, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर रहे सिंध में। वो चीमा साहब कुछ अरसा पहले वो पुरस्कार तौर पर लापता हो गए। अच्छा। पुरस्कार तौर पर लापता हो गए। अब जो सिंध हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये लापता हुए नहीं है, ये लापता किए गए हैं। और लापता जब किए जाते हैं, आपको पता है हमारे यहाँ ट्रेडिशनली
हमारे इंटेलिजेंस के इदारों का यही काम है, बंदा उठा लेते हैं, उनसे चीज़ें गुलवाते हैं, बयान बून लेते हैं, वीडियो शीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। और जिस बंदे के बारे में होती है वो मीनवाइल परेशान रहता है। तो अली मक्सी साहब अभी लापता हैं। मुकेश चावला या अली मक्सी? अली मक्सी, मुकेश चावला तो वजीर थे ना इनके करीबी, अच्छा, इनके ऑफिसर, ठीक है, इनके ऑफिसर थे। और ये जाने जाते थे कि ये बड़े यानी कि करीबी तरीन लोगों में जाने जाते थे। और अब चीमा साहब वहाँ पर सिंध में जो पुराने वज़रा हैं और पुरानी जो हुकूमत है, मुराद अली शाह साहब की हुकूमत जो है, उनके लोग वो बड़े सख्त परेशान हैं। और मुराद अली शाह साहब के लिए भी ज़्यादा परेशानी की बात है, पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए परेशानी की बात है। ये दो इंडिकेटर्स हैं कि पीपल्स पार्टी के अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात उस तरह से नहीं रहे, अच्छे नहीं रहे। हालांकि जब इमरान खान साहब को निकाला गया और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर तरीके से पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। और आपको पता है ना कि मुर्तज़ा वहाब भी वहाँ पे बने हैं, मेयर बने कराची, तो ये सब कुछ ये था। सही है। चीमा साहब एक तो ये हो गया। और एक छोटी सी बात IBA के बारे में करनी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा इदारा है, हमारी इंडिपेंडेंटली इस इदारे को तैयार किया गया, लोग इसकी मिसालें देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मामलात अच्छे नहीं जा रहे। आजकल जवाल का शिकार, आजकल जवाल का शिकार है। इसके जो सरबराह हैं, अकबर जैदी साहब इनका नाम है, ये भी जनवरी में इनका टेन्योर पूरा हो गया है, हो रहा है, ये जो कमिंग जनवरी है उसमें टेन्योर इनका पूरा हो रहा है। और चीमा साहब इनकी भी कोई 40-50 लाख रुपए तनख्वाह है। और इनको जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनको तैनात कौन करता है? सिंध हुकूमत करती है, ठीक है। और सिंध हुकूमत के ज़िम्मे है कि वो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती का प्रोसेस आगाज़ करें। अभी तक वो प्रोसेस आगाज़ नहीं हुआ क्योंकि इंटरिम दौर भी आ गया। तो ये एक क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि वहाँ पर अंदर के मामलात बड़े ख़राब है। वहाँ के रजिस्ट्रार के बारे में भी कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि उन्होंने और एक और प्रोफेसर साहब ने मिल के कुछ 7 के करीब ऐसे मकाले वहाँ पर शाया किए हैं जो एक ही मौजू पे हैं। फिर वो उनको डिनाई भी कर रहे हैं, लेकिन मामलात वहाँ पर और भी ठीक नहीं है। कुछ टीचर्स हैं वो हरासगी की शिकायत कर रहे हैं, कुछ और घपलों की भी बातें हो रही हैं। लेकिन ये बड़ा कीमती इदारा है, इसको ठीक होना चाहिए और अरबाब इख्तियार को मेरे ख्याल में इस पर तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में बस शाह जी, पाकिस्तान में रिसर्च इसी तरह की हो रही है अनफॉर्चुनेटली, और जो PhD हम इतने तैयार कर रहे हैं ना, उधर भी कोई क्वालिटेटिव स्टफ़ कम ही है। तो यही है, बस दुआ ही कर सकते हैं। जी चीमा साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने उमर चीमा की और मेरी गुफ्तगू सुनी। हमने कुछ इशूज़ के ऊपर तवज्जो दिलाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर करिए और हमें देखते रहिए।